बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 6 अप्रैल बुध का दिन, साल 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह का बेहतरीन वक्त, सुबह का सुहाना वक्त, सुबह ब्यूटीफुल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आप सबको पता है हस्बे मामूल कि सुबह के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जो हमारा मेन और पहला सेगमेंट होता है वो होता है आज की बात। आज की बात नहीं, सॉरी, हिंदुस्तान की तारीख, कदीम हिंदुस्तान की तारीख पे हम नज़र डाल रहे हैं। पिछले तकरीबन 10-15 किस्तों से हम पहुंचे हुए हैं और घूम रहे हैं बुद्ध मत के ज़माने में। बुद्ध मत की ज़माने में टोटल 8 सदियाँ, 4 और 4 8 सदियाँ, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से की पैदाइश से तकरीबन 2 सदियाँ पहले और 6 सदियाँ बाद तक का जो ये रहा है, जो ज़माना है, उसे हम बुद्ध मत का ज़माना कह रहे हैं। उसी को हम विज़िट कर रहे हैं, उसी से गुजर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उम्मीद है आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, आपके इल्म में इजाफा हो रहा होगा। चलो बहुता नहीं तो थोड़ा सही, लेकिन कुछ ना कुछ आपको जानकारी ज़रूर मिल रही होगी। और यही मेरा लुबे-लबाब और ऑब्जेक्टिव और मकसद भी यही है कि आपको मेरे से कुछ ना कुछ सीखने को, जितना थोड़ा कुछ मुझे आता है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उससे भी छोटा, उशरे अशीर से भी थोड़ा इल्म है मेरे पास। मैं मानता हूँ, ना मैं आलम, ना मैं फाजल, ना मुफ्ती, ना काजी, ना मैं 3 रोज़े रखे ते ना मैं पक्का नमाजी, बस नाम लेवा महबूब तेरे दा। अल्लाह पाक से भी यही कहूँगा कि ज़ात सिफ़ात की पूछना है मेरी, कोई ज़ात सिफ़ात न मेरी, बस नाम लेवा महबूब तेरे दा, ते कोई होर औकात न मेरी, मैनू मीजे बख्श दे रब्बा, ते नहीं घटदी रहमत तेरी। जी, तो आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तारीख हिंदुस्तान, बुद्ध मत के ज़माने में मैंने पहले आपको बुद्ध मत की रियासतों का, यानी मुख्तलिफ हिंदुस्तान के में बसने वाले मुख्तलिफ कौमों का, मुख्तलिफ मुल्कों का अहवाल बताया। उसके बाद मैंने उन ख़ानदानों का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और बस करते रहे। उनके हालात ज़िंदगी में मैंने आपको गिनवाया कौमों ख़ानदानों के बारे में। आज मैं कोशिश करूंगा कि ओवरऑल व्यू जो है बुद्ध मत के ज़माने का, हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दन, सकाफ़त, उनका बूदोबाश, उनका रहन सहन, उनके बारे में मुख्तसर सा 1-2 दिन में ओवरऑल व्यू लेकर हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी, तो ये तो आपको पता है, आप जान चुके हैं कि मगध का शहजादा प्रिंस गौतम, जिन्होंने बुद्ध मत की बुनियाद रखी थी, ये मगध ही में पैदा हुआ, मगध मुल्क में, और मगध ही में वफात पाई। यानी इनकी रियासत या मुल्क था मगध। जी, यहाँ के शहजादा गौतम थे जिन्होंने बुद्ध मत की बुनियाद रखी। और फिर जहाँ जो इनकी जाय पैदाइश यानी प्लेस ऑफ बर्थ है, कपिल दस्तव, ये है जी इनकी प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जाय पैदाइश, यानी वो अपनी ज़बान में कहते हैं हिंदू जन्मभूमि, ये लफ्ज़ होता है, वो ये इस्तेमाल करते हैं। जी, जन्मभूमि। इसके अलावा जो तीसरा अहम और मुकद्दस मुकाम है बुद्ध मत के पैरोकारों का, वो है गया का इलाका। गया एक इलाका है जहाँ पे इन्हें रूहानियत मिली, शहजादा गौतम को, यानी बुद्ध मत के बानी को रूहानियत मिली, इरफान हासिल हुआ।
उसे वो गया का, और उसके साथ ही एक बड़ का दरख्त है। बड़ का दरख्त जो है ये, जिसे हम पंजाबी में बोड़ कहते हैं, इस दरख्त के नीचे सबसे पहले उसने अपने दीन के बारे में तालीम ताल्लुम का आगाज किया। यहाँ से यूं समझ लें कि उन्होंने रियाजत का और इबादत का प्रचार करना शुरू किया, तालीम ताल्लुम के बारे में बताना शुरू किया। तो यूं ये भी मुकद्दस मुकाम ठहरा बुद्ध मत के लोगों का। अगली खास बात ये, हैरत मुझे इस बात पे है कि बुद्ध मत में बहुत सारी कौमें थीं, इसके पैरोकारों का 8 सदियां तक इनका डंका बजता रहा पूरे हिंदुस्तान में। बुद्ध मत का सबसे ज्यादा जो पैरोकार थे बुद्ध मत के थे, और सबसे बड़ी रियासत मगध ही थी जहां से इसने जन्म लिया। और इतना मशहूर व मारूफ, और ख़ास तौर पर जो आर्यन कौम थी वो तो इल्म फजल में किसी से पीछे नहीं थी, पढ़े लिखे सारे थे। किताबें उन्होंने ज़रूर लिखी, लेकिन लिखा क्या, लिटरेचर किस पे दिया, या तो मजहबी रसूमात पर, या इबादत पर, या अपने मजहब पर अमल दरामद करने के तरीक़ों पर और सलीक़ों पर। यही कुछ करते रहे, इसी पे किताबें ले, पूरा फोकस उन्होंने इसी पे रखा। पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी तहजीब व सकाफत, तहजीब व तमद्दन, बूदोबाश, रहन सहन और खाने पीने के बारे में, आदात के बारे में, माशरे के बारे में, माशरती हालात के बारे में और सियासी हालात के बारे में कोई किताब मकामी हिंदुओं की लिखी हुई मुझे नहीं मिली। हाँ, 2 किताबें चाइनीज़ लोगों की मिली हैं, दोनों टूरिस्ट थे। उन्होंने बस, ये सयाह जो ऐसे ही होते हैं सारी उम्र ही इनको, ये प्रोफेशनल सयाह थे, टूरिस्ट थे। एक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, हेओ आन था। आज दूसरे के बारे में भी बताता हूँ। पहला था जी हेओ आन। जी, ये साहब थे जो सबसे पहले इंडिया में आए, और यहाँ आकर इन्होंने, ये तकरीबन 400 कबल मसीह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 4 सदियां बाद इन्होंने ये तशरीफ़ लाते हैं। फाहियान और ह्यूआन, माहियान। दूसरे थे माहियान, ये 615 थे, इनका सन जो है 630, ये 400 आफ्टर क्रिश्चियन, आफ्टर डेथ। ये 2 चीनी बाशिंदे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो माहियान है, माहियान, इसकी सारी उम्र ही प्रोफेशनल टूरिस्ट था। ये टूरिंग पे ही रहा, चाइना से पैदल चला, पैदल चलते हुए ये गया अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान के 2 शहर कंधार और काबुल के बारे में ढेर सारी मालूमात इसने अपने सफ़रनामों में लिखी है। उस वक्त के हालात व वाक़यात और माशरती और माशी हालात लोगों के। वहाँ से ये दर्रा खैबर के ज़रिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, और यहाँ से आप देखें पंजाब से होता हुआ दरियाए सिंध की तलहटी से शुरू हुआ, पंजाब को क्रॉस किया, मगध में दाखिल हुआ, और दरियाए गंगा और जमुना के किनारे तक गया, और वहाँ से सैलोन की तरफ निकल के जहाज़, बहरी जहाज़ पर बैठकर सैलोन की तरफ चला गया। यानी तकरीबन सारे हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा इसने फिरा है, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, और कई मुल्कों का जो भी रास्ते में आते गए। मगध तो एक था ना, इसके अलावा भी जितने ममलिकतें या रियासतें थीं सबको विज़िट करता रहा, टूरिस्ट था, और ये आप साथ साथ लिखता भी जाता। अब इसके लिखे हुए सफ़रनामे जो हैं वो तारीख़ कदीम हिंदुस्तान का कीमती असासा समझे जाते हैं मेरी नज़र में। और ये दोनों
क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में रहे, बुद्ध मत के दौर में इन्होंने काफ़ी क़याम किया, बल्कि महायान जो था ये तो शहजादे मगध के राजा के दरबार में रहा है 6 साल, और वहाँ के लोगों के बारे में, तहजीब व तमद्दन के बारे में, बूदोबाश लिबास के बारे में बहुत सारी मालूमात इसने अपनी सफ़रनामों की किताबों में दर्ज की है। ये फरमाते हैं कि जो ये फरमाते हैं कि शुमाली हिंद के लोग, शुमाली हिंदुस्तान के लोग जो थे, ये किसी जानवर को मारते नहीं थे। शुमाली हिंदुस्तान वाले लोग अमन पसंद लोग थे, जंगजू नहीं थे, बिला वजह झगड़ते नहीं थे, फसाद बर्पा नहीं करते थे। और एक और बात इसने ख़ास लिखी है अपनी किताब में कि चंडाल और इनके साथ जो नीच कौमें थीं कुछ मिली हुई, जिन्हें हिंदू ब्राह्मण लोग या खस्त्री लोग हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे, उनके पास 2 शोबे थे खास। नंबर 1 तो ये था कि शिकार करते, सिर्फ इन्हीं का काम था, चंडाल या दूसरी नीच कौमें, शिकार लेकर करना, उसको खाना और उसके गोश्त को बेचना, ये शोभा इन्हीं के लिए रिजर्व था। दूसरे लोग ही ऐसा करना अपनी तौहीन समझते थे कि सारा दिन जानवरों के पीछे जंगल में मारे मारे फिरो और कभी हाथ कुछ आता है कभी नहीं आता, ये इन कमी कमीनों का ही काम है, इन्हीं को करने दे। इसलिए ये सोच लेकर ये प्रोफेशन इनको मिल गया। और दूसरा एक ख़ास बात इसने बताई है चाइनीज़ टूरिस्ट ने कि प्याज और लहसुन 2 ऐसी सब्जियां थीं जो सिर्फ या तो चंडाल खाते थे या फिर वही नीच कौमें, कमी कमीन। इनके अलावा प्याज और लहसुन दोनों सब्जियां पूरे हिंदुस्तान में कोई हाथ तक नहीं लगाता था, बल्कि कहता था कि ये पलीद चीज़ें हैं। उस ज़माने में, बुद्ध मत के ज़माने में, कि इनको नहीं छेड़ना, इनको खाना तो दूर की बात, इनके पास भी नहीं गुजरना, इनसे तो स्मेल आती है, बदबू आती है। और जब ये सुंदर गुप्त जब राजा मगध का फौत होता है, उसकी वफात के बाद जो मगध का राज है वो कायम रहा, गुप्त खानदान का। लेकिन वो जो लिखारी थे ना, यानी चाइनीज टूरिस्ट, वो वहां से रवाना हो गए। अब उनके बारे में ये ना तो उन्होंने खुद लिखा है अपने किसी सफरनामे में कि उनकी वहां से कूच की वजह क्या थी, उनको वहां क़याम करना चाहिए था। और मजीद मालूमात हमें हिंदुस्तान के बारे में उन्हीं के जरिए मिल सकती थी, लेकिन नहीं मिली। फिर उन्होंने बताया, चाइनीज टूरिस्टों ने, कि ये लोग शराब नहीं पीते थे। शुमाली हिंदुस्तान के रहने वाले बुद्ध मत के पैरोकार शराब को हाथ लगाना गुनाह मानते थे, समझते थे, शराब नहीं पीते थे। इसके अलावा जो दूसरी कौमें थीं शुमाल के अलावा, शुमाली हिंदुस्तान के अलावा, वो बाज़ औक़ात शराब भी पीते, वहाँ पे प्याज और लहसुन भी खाया जाता था, और वो जानवरों को मारते भी। और शिकार का जो प्रोफेशन है वो हर कोई कर पाता, लेकिन सवाए शुमाली हिंदुस्तान के, सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा मुल्क मगध ही था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। मुल्क के दूसरे, हिंदुस्तान के दूसरे मुल्कों में कई ममालिक बने हुए थे इसके अंदर हिंदुस्तान में, अलबत्ता वो इनके साथ खाना पीना रवा रखा करते थे, इनके दिल दादा हुआ करते थे, इनको पलीद नहीं समझते थे प्याज और लहसुन को, शराब नोशी भी करते थे, और जानवरों को का शिकार भी करना गुनाह नहीं समझते थे। जी, आज का प्रोग्राम मैं यहीं पे रोकूंगा आप लोगों को, ताकि ये चंद एक मालूमात जो मैंने दी हैं वो आपको समझ आ जाएं, आपके दिलो दिमाग पे बैठ जाएं। कल यहीं से आगे बढ़ेंगे और बुद्ध मत के दौर के सियासी, माशरती और माशी हालात के बारे में बात करें इंशाअल्लाह अज़ीज़।
अगली किस्त में मज़ीद आगे चलेंगे। फ़िलहाल इस सेगमेंट को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट सुबह के प्रोग्राम का बेहतरीन होता है, वो आप सबको पता है। क्या नहीं पता? और यार आज का लफ्ज़, जी आज का लफ्ज़ हमने पढ़ना है। जो आज का लफ्ज़ मैं लेके आया हूँ ना, वो बड़ा अच्छा है, दिलचस्पी से खाली नहीं है। ये मैं लिखने जा रहा हूँ, आपने मुझे बताना है मैंने क्या लिखा है। NIPPON। जी ये रहा आज का लफ्ज़, निपॉन। क्या लिखा है मैंने? निपॉन। बताइए क्या मतलब होता है निपॉन का? कोई नहीं बता पाएगा, आप भी मैं भी, कोई नहीं बताएगा। पता है क्यों? इसलिए कि ये अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ ही नहीं है। ये लफ्ज़ है जापानीज ज़बान का, जापानी ज़बान का, निपॉन। और ये दो अल्फाज का मरकब है, यानी ये निप अलहदा है और पॉन अलहदा है। ये नंबर 1 और नंबर 2, निप पॉन को मिलाकर बना निपॉन। अच्छा, निप कहते हैं जापानीज लैंग्वेज में सूरज को, सूरज को कहते हैं निप। और जो जहां से ये उभरता है, निकलता है सूरज, सूरज निकलने की जगह, उसे जिसे अंग्रेजी में हॉरिजन कहते हैं और उर्दू में कहते हैं उफक, सूरज निकलने की जगह, जापानीज ज़बान में उसे बोलते हैं पॉन, PON, निपॉन। तो फिर दोनों अल्फाज को अगर मिलाकर हम पढ़ें तो इसका मतलब क्या बना? निपॉन, सूरज निकलने की जगह। यहां ये एक नुक्ता मैं आपको बताता चलूं, बड़े काम की चीज, कि पूरी दुनिया में सूरज सबसे पहले इसी जब निपॉन में तुलू होता है। अच्छा, निपॉन एक मुल्क का नाम है, बताएंगे आप? कोई नहीं बताएगा भाई। हमारे जापान का, जापान का असल नाम निपॉन है जी। ये चाइनीज वालों ने, चाइना के रहने वाले लोगों ने उसे बिगाड़ कर निपॉन से जापान बना दिया। आज भी जो मकामी रहशी हैं जापान के, वो जापान नहीं बोलते, वो निपॉन ही कहते हैं, अपने मुल्क का नाम निपॉन बताते हैं। लेकिन बाकी सारी दुनिया उसे जापान के नाम से याद करती है। तो निपॉन का मायने मैंने आपको बता दिया, निप पॉन यानी सूरज निकलने की जगह, उफक या हॉरिजन, उसे कहते हैं निपॉन। और ये जापान का असली और पुराना कदीम नाम है, निपॉन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आज का लफ्ज़ पसंद आया होगा जी। तो प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो होता है रोज़ाना हस्बे मामूल, आज की बात। जी आज की बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो अपनों के बदलते हुए मिजाज होते हैं ना, इनसे दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें, बल्कि यूं समझ लें कि यही लोगों के यही चेहरे ही तो आपको जिंदा रहने का तरीका और सलीका सिखाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आपको पता ना चले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है और दुनिया सबसे बड़ा सबक, या यूं कहें कि दुनिया उस्ताद है और वक्त सबक है। ये जो अपनों के बदलते हुए लहजे, अपनों के बदलते हुए मिजाज है ना, हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखा जाते हैं। इनको पॉजिटिव लिया करें, इनको इनकी सीढ़ी बनाकर इनके ऊपर बुलंदियों की तरफ चलते रहा करें, ऊपर चढ़ते रहा करें। अगर आप इनको बांध कर, इन ख्यालात को एक जगह बांध कर अपनी पीठ पीछे लाद लेंगे,
जमा कर लेंगे तो आपसे स्मूथ और सीधी जगह पर चलना भी मुहाल हो जाएगा। पहाड़ी पहाड़ी कहाँ से चढ़नी है आप। जी ये था आज की बात। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, अगर ना समझ आई हो तो दोबारा पूछ लें, मैं कल इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट्स में लिख दिया करें। मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपको सवाल करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी कोई बात अगर पूछने वाली हो तो आप पूछ सकती हैं, मैं कभी बुरा नहीं मानता। क्योंकि वही बच्चे वही लोग सीखते हैं जो सवाल करते हैं। जो सवाल नहीं ना करते मारे शर्म के या मारे बेइज्जती समझते हैं, अपनी अना की खातर सवाल नहीं पूछते, वो फिर सीख भी नहीं पाते। और वो उस्ताद भी मेरी नज़र में उस्ताद नहीं है जो तालिब इल्म को समझा ना सके। ये गुनाह कसूर सिर्फ शागिर्द का नहीं होता, ज़्यादा कसूरवार इसमें उस्ताद होता है कि उसमें वो सलाहियत वो काबिलियत है ही नहीं जिसको बरूए कार लाकर वो अपने शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट्स को अपना नुक्ता नज़र समझा सके। जी हाँ, यही आपसे कहना था मुझे। ये आज की बात थी। तो आखिर में प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हुआ चाहता है, मगर अपने बाबा जी की बात ना करें ना तो मज़ा नहीं आता प्रोग्राम ख़त्म करने का। मेरे बाबा जी ने कल ये फरमाया जी, नया फरमान उनका ये है, कहते पुत्या बेटा आजकल के जो लड़के हैं ना, वो कहते हैं लड़कियों को कि मैं आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊँगा, तुम्हारे लिए ये कर दूँगा वो कर दूँगा। आसमान से सितारे तोड़ने की बजाय अगर वो लड़कियों से बर्तन धोने का वादा कर लें कि घर के बर्तन मैं धोया करूँगा, तो लड़कियों को ज़्यादा आसानी से मुतासर किया जा सकता है। तो जो लोग लड़कपन में हैं उनके लिए उनकी नोट करने की चीज़ उन्होंने बाबा जी ने मुझे बताई है। खुश रहें, खुश रखें अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।